कपिंग की है, उसमें हमारी कपिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन सबको डिफाइन नहीं किया हुआ और कुछ स्मॉल साइज़ ग्रुप्स पे ये रिसर्च की हुई है। और सेकेंडली जो हमारे ब्लाइंडेड ट्रायल्स होते हैं कि 1% 2% वो भी आपका ऑफ़न ही इनएडुकेट है, प्रॉपर नहीं किया जाता, ठीक है? लो क्वालिटी ट्रायल्स हैं, इफेक्टिव ट्रायल्स नहीं है। न्यूट्रली रह के हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से क्या कह सकते हैं कि ड्राई नेटिंग और कपिंग जो है शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, बट विद द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, नॉट विद दैट के हम कहेंगे सिर्फ एक चीज़ कर रही है। लॉन्ग टर्म क्योर्स में इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता। सेफ्टी और प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ की जाए, देन इट इज़ गुड टू गो विद दैट। अगर आपकी क्लिनिकल डिसीजंस रिक्वायर्ड होती हैं, पेशेंट एजुकेशन आपकी इससे पहले करना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड डॉक्टर मलाइका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? काइंडली अगर कहीं भी कोई भी वॉइस का इश्यू आ रहा हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं वहाँ पे उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ कपिंग थेरेपी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कपिंग थेरेपी होती क्या है? Cupping therapy, basically it's a therapeutic technique that use suctioning, right? और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो चाइनीज़ मेथड इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। दे यूज्ड टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया करते थे। इसके अलावा आपको ओल्ड इजिप्शियन बुक्स में मिल जाएगी कपिंग के बारे में, इसकी जितनी भी हिस्ट्री थी। इसके अलावा आपको ग्रीक्स की हिस्ट्री में मिल जाता है, ग्रीक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इसको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए जो चीज़ जो फैक्टर मैटर करता है दैट इज़ कि ये हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसको एम्फसाइज़ किया गया है, ठीक है? किसी जो आपको पता है कि हम जिस तरह से एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, इसी तरह बाकी भी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप मिडल ईस्ट की बात कर लें, आप इजिप्ट की बात कर लें, तो यहाँ पे जो लोग कपिंग थेरेपी को प्रेफ़र करते हैं या करते थे, जब से वो करते आ रहे हैं, वो इसलिए कि इसका एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको मंसूब किया गया, ठीक है? उन्होंने अपने लोगों को भी इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि कपिंग थेरेपी होनी चाहिए। बट अ, वो कौन-सी टाइप है, कैसे है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी जो ये हिस्ट्री है ना, ये आप अगर कहें कि इस्लामिक है या ट्रेडिशनल है, उससे हट के जो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें ये कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ था स्टार्ट जब एक हमारे पास एक स्विमर थे, जिनका नाम था माइकल फिलिप्स। उन्होंने फर्स्ट टाइम हिजामा मार्क्स शो कराए थे व्हेन ही वाज़ पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम उनके मार्क्स देखे गए थे और उस चीज़ पे जो है वो फिर रिसर्च वगैरह की गई कि ये मार्क्स किस चीज़ के हैं। इसको थोड़ा-सा फ़नी वे में भी लेके जाया गया कि शायद जो उनके मेडल्स हैं वो उन्हीं के ऊपर ही लेट गए जिसकी वज़ह से ये इनको सर्कुलर से मार्क्स बन गए। बट लेटर ऑन उस पे रिसर्च की गई, उसके बारे में पढ़ा गया, उसको जब खोजा गया तो फिर पता चला कि अच्छा दैट वाज़ द कपिंग मार्क्स, ठीक है?
तो ये हिस्ट्री थी हमारे पास। अब कपिंग थेरेपी जो होती है ना दैट नॉट मीन्स द हिजामा, क्योंकि कपिंग थेरेपी जो है ये आपके पास एक अम्ब्रेला टर्म होती है, ठीक है? अब कपिंग थेरेपी के अंडर इसकी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें से एक हिजामा है। जैसे हमारे पास एक टाइप होती है ड्राई कपिंग होती है, ठीक है? जिसमें आप कोई ब्लड वगैरह नहीं निकाल रहे होते। फिर आपके पास वेट कपिंग होती है, जिसको आप जो है वो हिजामा कहते हैं, जिसमें आपने ब्लड निकालना होता है, ठीक है? थर्ड वन आपके पास होती है थर्ड वन जो टाइप है आपके पास दैट इज़ मूविंग कप्स या इसको आप मसाज कपिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया? ये डिफरेंट इनके डिफरेंट टाइप्स हैं और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होती हैं। फिर आपके पास फायर कपिंग होती है जो आपने देखा होगा कि अक्सर थेरेपिस्ट वगैरह या जो भी प्रैक्टिशनर होता है वो उसका उसके पास एक ग्लास का कप होता है जिसमें वो पहले फायर को अंदर उसको वो करके उसके बाद जो है वो स्किन के साथ स्टक करता है, ठीक है? तो थर्ड वन इसके अलावा जो हमारे पास होती है दैट इज़ फ्लश कपिंग। ये भी एक कपिंग टेक्नीक होती है। ये आप इंशाल्लाह ताला जब आप सारे हो रही है और ताकि आपको ये सारी टेक्निक्स वहाँ पे अप्लाई करते हुए दिखें और आप सीखें कि कौन-सी टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है? तो ये हमारे पास सारी टाइप्स हो जाती हैं कपिंग की। अ, प्लीज़ स्लाइड आगे कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। ओके। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो हम देखते हैं, ठीक है? कि जो आप कपिंग थेरेपी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस मैकेनिज़्म पे काम करेगी, ठीक है? इसमें हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म आ जाते हैं जिस पे कपिंग थेरेपी वर्क करता है। जिसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराने से क्या होता है, जब आप कप को अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे सक्शनिंग होती है। नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहे हैं आप बेसिकली, ठीक है? आपने नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया, वहाँ पे जो आपकी सुपरफिशियल आर्टरीज़ थी, कैपिलरीज़ थी, वहाँ पे आपके पास जो है ना वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, ठीक है? और उससे जो है फिर आपका इस तरह से आप ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कुछ चीज़ें हैं वो जो इसमें थोड़ी-सी मेंशन नहीं है, वो मैं आपको वर्बली बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो कपिंग थेरेपी जो है वो काम कर रही होती है पेन गेट थ्योरी पे। जिस तरह से पहले ड्राई नीडलिंग के उसमें आपने सीखा, सुना कि जो आपके कुछ फाइबर्स होते हैं, अल्फा, डेल्टा फाइबर्स होते हैं जो कि आपके पेन को जो आपके स्मॉल फाइबर्स होते हैं ना, उसको इसने खत्म करना होता है, लाइक उसको इसने स्प्रेस कर देना होता है। स्प्रेस करने से आपका जो पेन है, वो आपके नहीं पहुँचता, ठीक है? इस तरह ये के थ्योरी पे वर्क करता है। सेकेंडली कंडीशन्ड पेन मॉड्यूलेशन की थ्योरी पे भी काम करता है। कंडीशन्ड पेन मॉड्यूलेशन की जो थ्योरी है, वो बेसिकली क्या कहती है कि अगर आपकी बॉडी के एक पार्ट में पेन ठीक है? और आप या एक तरह है, आप दूसरा स्टिमुलस दे देते हो, ठीक है? अब दूसरा स्टिमुलस दे रहे हो, उधर भी आप पेन कॉज़ कर रहे हो, लेकिन वो अब आप क्या होगा कि जो आपका पहले वाला पेन है दैट विल सप्रेस वो खत्म होगा और ये वाली जो फाइबर्स हैं, ये जो है वो रश करेंगे, लेकिन ये फॉर द शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है? थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ हीमोथेरेपी। हीम से मतलब ब्लड होता है ना, ठीक है? और हीम थेरेपी से क्या होता है कि आपके जो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं ना, ये रिलीज़ होते हैं। किसी भी कंडीशन पे जब आप उस जगह पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ करता है, तो वो अपने साथ नेचुरल मेडिएटर्स को भी लेके आता है, ठीक है? नेचुरल ओपियोइड्स को भी लेके आता है, जिसमें जो भी आपकी अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही है या आपका जो कोई भी सिस्टम है, तो उसको वो ठीक करके आपकी जो हीलिंग है, उसको फास्टर और बेटर बना देता है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास जो एक कंडीशन है दैट इज़ ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि जब आप
स्कारिंग करते हो, जब आप ब्लड निकालते हो, वेट कपिंग की बात हो रही है। जब आप ब्लड निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है ना, वो भी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जिसकी वजह से जितने भी जो टॉक्सिन है, वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें मैम प्लीज़ स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा पेशेंट आउटकम्स में देखिए इसमें पेशेंट आउटकम से मुराद यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या आते हैं इसके। पेन रिलीज़ होता है, ओके। इसके बाद हमारे पास जो है वो फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। ये नहीं कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम किस सिस्टम पे कपिंग का क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? तो उसमें जब हम देखेंगे ना तो अब जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि पेन रिलीफ होता है, इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग होती है, रिलैक्सेशन होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट एमएसके सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की ये बात हुई हुई है, ठीक है? तो ये हमें पता है कि जब आपका मसल जो होता है वो स्पैज़ में जाता है या आपका जो फेशिया होता है दैट इज़ द मेजर कल्प्रिट जब भी आपको मस्कुलर पेन वगैरह हो रहे होते हैं। लेकिन हम अक्सर औक़ात हम उस चीज़ को क्या इग्नोर कर देते हैं। तो जब आप कपिंग भी कर रहे होते हैं जी अगर हम वेट कपिंग की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ड्राई कपिंग की बात करेंगे, ठीक है? या आप मूविंग कप्स की बात कर रहे हो, तो आप बेसिकली फेशिया को रिलीज़ कर रहे होते हो। जब फेशिया रिलीज़ होता है, आपका मसल भी रिलीज़ होता है। को बेसिकली एक्सपेंड करने के लिए स्पेस मिल जाती है। आपका मसल जब अपने फुली साइज़ में आता है, जब वो उस पे जो काम करने की उसकी जो कैपेसिटी है, जब वो बढ़ती है, तो फिर आपकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, आप रिलैक्स भी फ़ील करते हैं और आपका जो है ना वो पेन भी खत्म होता है इससे, ठीक है? अम, मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आपने एक कंसर्न सुना होगा और आपके अपने ज़हन में भी होगा कि कपिंग थेरेपी इज़ नॉट रिलेटेड टू फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपिस्ट शुड नॉट परफॉर्म दिस, ठीक है? तो ये बात तो हमें अभी से क्लियर हो गई कि हम सिर्फ़ हिजामा अप्लाई नहीं कर रहे होते, ठीक है? कपिंग अंदर हम ये बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है? अगर आप हिजामा को एक साइड पे कर दें तो स्टिल वी वी कैन परफॉर्म कपिंग थेरेपी, ठीक है? अब इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स पे किस तरह से अप्लाई करते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स पे हमें क्या इफ़ेक्ट मिलता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले मस्कुलस्केलेटल ही देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने जैसे बात की कि आपका जो मसल होता है, उसके ऊपर होता है फेशिया। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब आपका फेशिया जो होता है ना, जब वो टाइट हो जाता है, वो आपके मसल को एक्सपेंड करने के लिए स्पेस ही नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है? क्योंकि वो खुद ही इतना टाइट हो चुका होता है कि वो मज़ीद आपके जो मसल है ना, उसको कम कर देता है। तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ना, वो भी कम हो जाती है, ठीक है? जितनी फ़ोर्स उसको जनरेट करनी चाहिए, वो आपका मसल उतनी फ़ोर्स जनरेट नहीं कर सकता। इस वजह से जब भी आपके पास कोई भी मस्कुलस्केलेटल इश्यू है, आपको लगता है कि आपका फेशिया टाइट हुआ हुआ है आपके पेशेंट का या मस्कुलर स्पैज़्म हुआ हुआ है, मसल टाइट हुआ हुआ है, मसल शॉर्टेंड हुआ हुआ है, तो आप उसपे मसाज कपिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेशनरी कप्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने में हमने ऊपर 3 डिफरेंट मैकेनिज़्म्स की बात की थी। बिल्कुल वही मैकेनिज़्म्स यहाँ पे भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पेन गेट थ्योरी आ जाती है, साथ में हमारे पास कंडीशन्ड पेन मॉड्यूलेशन आ जाता है और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल ओपियाइड्स की रिलीज़ आ जाती है, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा अब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कपिंग थेरेपी का इफ़ेक्ट कैसे होता है? देखिए हमारे पास एक टेक्नीक होती है फ्लश कपिंग। ये ज़्यादातर जो है ना सिलिकॉन कप्स के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है?
इसको आपने स्किन पे अप्लाई किया और उसको आप ज़्यादा देर स्टे नहीं करने देते। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आप उसको रिमूव कर देते हैं सडनली, लाइक एक झटके से आप उसको लगाते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, ठीक है? तो ये वाली फ्लश कपिंग होती है और ये यूज़फुल होती है टू जनरेट कफ। अगर कोई ऐसा पर्सन है, आप आईसीयू वगैरह में भी देखते होंगे कि जो कार्डियो के पेशेंट्स होते हैं या जो इस तरह के सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर कफ रिफ्लेक्स जनरेट नहीं हो रहा, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सेकेंडली थोरैसिक एरिया पे अप्लाई करके आप लंग्स एक्सपेंशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल को रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ब्रीथिंग में असिस्टेंस मिल सके, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास जो एक कोर सिस्टम की हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है? एक तो हमने कहा कि हम हमारा ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज़ करता है। जो आपकी जब बॉडी में किसी भी पार्ट पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करा तो आपकी जितनी भी पेरिफेरल कैपिलरीज़ होंगी या आर्टरीज़ होंगी उनकी वेज़ोडायलेशन होती है। तो आपका जो हार्ट की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम योर ब्लड टू द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द ब्लड वो बहुत स्मूथली होती है, ठीक है? इसके अलावा ये होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो भी अंडर कंट्रोल रहता है, ठीक हो गया? अब जो हमारे पास लास्ट सिस्टम आता है दैट इज़ इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। अब इम्यून सिस्टम पे भी कैसे काम करती है? हमने कहा कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ फॉर एट दैट स्पेसिफिक साइट, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया, वहाँ पे आपके पास जो है वो नेचुरल ओपियोइड्स भी आते हैं। साथ में आपके पास जिस तरह से आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंसर्स होते हैं, जो आपका बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो भी अपनी आर्मी भेजता है उस एरिया में, ठीक है? तो इस तरह से भी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो रहा होता है और एक्टिवेट हो रहा होता है। मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें इसकी, तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? ब्रूज़िंग हो सकती है। कुछ लोग ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं ना अपनी उसको अपीयरेंस वगैरह को भी लेके। कुछ लोगों को वो वाले स्कार्स पसंद भी होते हैं और कुछ को नहीं भी होते, तो वो भी एक कंसिडरेशन मानी जाती है, ठीक है? इसके अलावा जो है कि आप उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? अगर आपका कोई डीप कट लग गया है तो। इसके अलावा जो है कि आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जब उन पे आप कपिंग अप्लाई करते हैं, वेट कपिंग की बात कर रही हूँ। जब वो आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उनको फेंट होना शुरू हो जाते हैं, डिज़ीनेस वगैरह उनको हो रही होती है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पेशेंट को पहले गाइड करनी होती हैं। आप पहले उसको एजुकेट करते हो कि यू आर डूइंग दिस, तो हमें इसके ये साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? आपको पता है कि हमारा एरिया है या जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे ज़्यादातर वेट कपिंग ही उसी को प्रेफ़र किया जाता है, तो उसके बाद ये कंडीशंस लाज़मी आ जाती हैं, तो आपने पेशेंट को पहले से एजुकेट करना है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक हो गया? मैडम प्लीज़ नेक्स्ट। ठीक है, ये हमने कहा कि टेम्परेरी मार्क्स भी बन जाते हैं, डिस्कम्फर्ट भी होता है। इसके अलावा जो है वो बर्न्स बर्न्स उस कंडीशन में होते हैं जहाँ पे आप फायर कपिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप प्लास्टिक कप्स यूज़ कर रहे हैं या आप सक्शनिंग कप्स यूज़ कर रहे हैं, सिम कप्स यूज़ करें तो उसमें एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता और जो ड्राई कपिंग है दैट इज़ मोस्ट सेफ प्रैक्टिस, तो इसमें एज़ सच कोई इश्यू नहीं आ रहा होता। ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स आपके पास आते हैं वो वेट कपिंग में आ रहे होते हैं। मैम प्लीज़ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है कि कौन-सी हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और कौन-सी नहीं है।
कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जो आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उसमें तो आप पेशेंट पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोफिलिया है या इस तरह की कोई भी कंडीशन है, उस पे आप कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? कोई ऐसा है जिसको मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो है ना वो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि उसमें ना आप प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ होती हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, आप उनमें आराम से जैसे मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ वगैरह हैं, उनमें आप बिल्कुल ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो भी आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है? कैंसर के पेशेंट को आप नहीं अप्लाई कर सकते, स्किन कंडीशंस में भी अप्लाई नहीं करेंगे, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है।